तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और प्रतिज्ञा सीरीज का लेक्चर नंबर 3 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ मैं वापस आ चुका हूं। मैंने बीच में एक मिनी कॉन्सेप्ट की वीडियो डाली थी जहां पे मैंने इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी को समझाया था, लेकिन क्योंकि प्रतिज्ञा सीरीज में हमने वादा किया है कि हम हर चीज कवर करेंगे, तो आज हम वहीं से जहां पे हमने लेक्चर नंबर 2 को छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज की दुनिया में। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि इससे पहले हमने पंगा सीरीज लाई थी जो कि अभी भी चल रही है, जो कि एक शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज है। वहां भी मैंने एपी जीपी सब खत्म कर रखा है, सीक्वेंस सीरीज खत्म करवा के रखा हुआ है और भी बाकी एजुकेटर्स ने हमारे काफी सारे लेक्चर्स को खत्म किया, तो आप वहां भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। आज का बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एक तरीके से लेक्चर होने वाला है। कुछ क्वेश्चन मैंने लिया, एक होमवर्क दिया है आपको, वो आपको करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप पंगा सीरीज में जा सकते हैं। हाउएवर मैंने सारी थ्योरी और सब कुछ इस लेक्चर में कवर कर दिया। उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हो तो आप पंगा सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना समय गवाए। अपने नोट्स बाहर निकाल लीजिए हर बार की तरह। अगर आपने अभी भी नोट्स नहीं निकाले, आप समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पर हैं। फिर आप हमसे नहीं आकर पूछ सकते सर मैथ्स के सवाल नहीं बन रहे, सर मैथ्स बहुत टफ लग रही है, सर समझ तो आ जाता है बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे। जब तक नोट्स नहीं बना रहे हैं, जब तक आप मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जब तक आप मेरी थ्योरी को नहीं समझ रहे हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। उस केस में अगर आप हर चीज को ध्यान से समझ रहे हैं, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आसानी से आपको, मुझे लगता है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं आज की पहली स्लाइड पर, जो कि है इनफाइनाइट सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो समझते हैं ये है क्या। देखिए होता क्या है, अभी तक हम लोग जितनी भी सीरीज पढ़ रहे थे, जितनी भी आप एक तरीके से ए आर, एक मिनट मैं थोड़ा सा पेन यहां पे सही कर लूं फटाफट। चलिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे थिकनेस। ओके, तो अभी तक हम जो जो पढ़ रहे थे, ए हो गया, ए आर स्क्वायर, तो हम कोई एक टर्म तक जा रहे थे ना, एक nth टर्म तक जा रहे थे ना। अब क्या होगा, ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी। इनफाइनाइट टर्म्स का क्या मतलब है, देख लीजिए। मान लीजिए ए लिया, ए आर स्क्वायर लिया और ये चलती चली गई कहां, इनफाइनाइट एन तक। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाने लगी। इस केस में क्या होगा, एक सम निकालना पड़ेगा, हमें सम निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखिए, इसका सम निकालते थे तो एस एन आता था, इसका सम क्या हो जाएगा, एस इंफिनिटी हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तो हो ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हम कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि एक तरीके से अनडिटरमाइंड है, जिसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में ये होने वाला है कि हमें कहीं ना कहीं उसे कन्वर्ज कराना पड़ेगा। कन्वर्ज कराने के लिए क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कहीं पे आके रुकना, कहीं पे रुकवाना पड़ेगा। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि इनफाइनाइट लड्डू रखें, अरे यार इनफाइनाइट का कुछ तो मतलब होगा, 1 लाख, 1 करोड़, एक संघ, एक महासंघ, कुछ तो होगा, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, कुछ तो होगा ना भाई। तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, कन्वर्ज कराना पड़ेगा कि हाँ एक पॉइंट पर आकर हम यहां कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ये वैल्यू हो सकती है। उस केस के लिए क्या होता है, हमें एक स्पेशल केस लेना पड़ता है जहां पे जो कॉमन रेशियो होता है वो क्या होता है, उसका जो मॉड होता है, वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। उसका जो मॉड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो आर की वैल्यू है वो -1 से 1 तक रेंज करेगी, -1 से 1 तक रेंज करेगी। यानी कि -1 से 1 के बीच में आर की वैल्यू अगर होगी तो आप इनफाइनाइट सम का रेंज निकाल सकते हैं, आप इनफाइनाइट सम निकाल सकते है। यहां तक क्लैरिटी है। मैंने ये चीज एक मिनी कॉन्सेप्ट वीडियो में भी समझाई है, आप वहां भी समझ सकते हो, लेकिन हाउएवर यहां पे और इन डेप्थ तरीके से मैं इस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपने वो मिस किया है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें यहां मैं कवर करने वाला हूं। अब आइए, तो इसका क्या मतलब है कि जो आर की वैल्यू है -1 से 1 तक रेंज करेगी। अब एक बात बताइए, जो सम होता है वो क्या होता है, एस एन क्या होता है, एक बार याद करिए फॉर्मूला एस एन का क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन नीचे -1 अपॉन आर -1। ये चीज होती है, ये चीज सबको याद है, ये चीज होती है। इसमें एक चीज आती है जो कि है आर की पावर एन, और यहीं पे सारा खेल घूम फिर कर समा जाता है इस आर की पावर एन पे, जो कि यहां पर है ये। ठीक है, ये आर की पावर एन का ही सारा खेल है कि आर की पावर एन किस तरीके से बिहेव करेगा जब एन क्या होगा, जब एन होगा टेंडिंग टू इंफिनिटी। चीजें समझिए, टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैंने ये क्यों नहीं लिखा है इक्वल टू इंफिनिटी। देखिए आप इंफिनिटी के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। आपके क्या इनफाइनाइट पावर हो सकती है जिंदगी में, नहीं हो सकती। तो आप इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकते, आप टेंड कर सकते हो, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर सकते हो, आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो। समझ में आया, तो ये चीज होती है। तो n इक्वल टू इंफिनिटी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं। ये चीजें क्लियर है, अगर समझ आता जा रहा है, चुंबक चिपक गया, कमेंट करो ना भाई टाइमलाइन के साथ।
चुंबक चिपक जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यानी कि r की पावर n के 3 केस बन सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि r की पावर n के क्या केसेस बनेंगे। व्हेन r इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, 1 पे पूरी बात करेंगे। लेट्स टॉक एट 1, या फिर ऐसा कह सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अभी हम लोग ये सारी बातें करेंगे, अभी चिंता मत करें, अभी कुछ बात नहीं हुई है। पहले आप इतना समझिए कि हम r की पावर n की क्यों ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर n सिर्फ r के पास है और n को ही क्या कराना है, टेंडिंग टू इंफिनिटी कराना है। तो सारा खेल जो है वो n का है, और n किसके पास है, r के पास है। कहां पे, पावर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हम बात कर लेंगे कि r कैसे बिहेव करेगा। तो अगर r लेस देन 1 होगा, या r ग्रेटर देन 1 होगा, या r इक्वल टू 1 होगा, यही 3 केस हो सकते हैं। मैंने कहा है 1 पे ही बात करेंगे, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि अगर r लेस देन 1 होगा तो n किसकी तरफ टेंड करेगा, इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तीनों केस में n को इंफिनिटी की तरफ ही टेंड कराना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। n को इंफिनिटी की तरफ ही टेंड कराना है, कीपिंग इन माइंड कि r की 3 कंडीशन हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर r लेस देन 1 है, यानी कि r क्या है, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, यही केस होंगे ना, 0.6, ऐसा अगर कुछ केस बन रहा होगा, उस केस में अगर r की पावर n निकालेंगे तो छोटी वैल्यू 0.6, 0.5 ये किसको टेंड कर जाएगी, 0 की तरफ बढ़ जाएगी। यानी कि 0.6 इंटू 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 कहां तक चला जाएगा, 0 तक, यानी कि 0 की तरफ वैल्यू टेंड हो जाएगी, इतनी छोटी होती जाएगी वैल्यू। आप समझ पा रहे हो, 0.5 इंटू 0.5 करो, क्या हो जाता है 0.25, और छोटा 0.5 से छोटा होता है ना 0.25, फिर 0.25 इंटू 0.5 करोगे तो क्या हो जाएगा 0.125, और छोटा हो गया। तो अगर इनफाइनाइट तक 0.5 मल्टीप्लाई करते रहे तो क्या होने वाला है, वो 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखो 0.25, फिर 0.125, फिर और घटेगा 0.0625, ऐसे कम होते जा रहा है, यानी कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो r की पावर n क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। किस केस में, जब r इज लेस देन 1, और यही है हमारा मेन केस, हमें इन दोनों पे निकाल लेंगे, बट हमें कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। अब r ग्रेटर देन 1 होगा, अगर r 1.2 हुआ, 1.5, 2, 3, 4, 7, 34 कुछ भी हुआ, तो वो इतनी बार मल्टीप्लाई होगा कि वो इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज तो समझ आ गई होगी यार। पहला वाला केस ही डिफिकल्ट था और वही हमारा मेन केस था, इसलिए इतनी देर समझा दिया। अब बताओ, r 1 है, r एग्जैक्ट 1 है, और इनफाइनाइट टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, rn इज इक्वल टू 1। क्लैरिटी है यहाँ बच्चों, क्लैरिटी है कि नहीं, यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैंने क्या बोला था, हमें किस पे बात करनी है, r लेस देन 1 पे, मॉड ऑफ r लेस देन 1 पे, यानी कि हमें पहले वाले केस से मतलब है। तो जब हम सम लिखेंगे a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि r की पावर n में r लेस देन 1 है और वो इनफाइनाइट को n टेंड कर रहा है, तो r की पावर n क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया क्या सबको, समझ में आया क्या, बस यही करना था। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो Sn क्या आ जाएगा, आ गया आपका फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है वो क्या होता है जीपी के अंदर, a अपॉन 1 माइनस आर। सिंपल था, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई। देखिए मिनी कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने फटाफट आपको समझाया था कि कैसे किस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हो। यहां पर आपको पूरा डिस्कशन करके हमने लगभग 10 मिनट इस पे डिस्कशन करा है, और उसके बाद निकाला है आपके लिए ये एक नोट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करिए, फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इस पे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो इसको नोट करिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पॉज करके नोट होते रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी मिनी कॉन्सेप्ट की वीडियो में करा रखा है, लेकिन फिर से कराते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से समझिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, जैसे हम अपने क्लास में क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15, फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द सीरीज। यानी कि बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी का 15 है वैल्यू, और उसके स्क्वायर्स का सम क्या है 45।
क्लैरिटी है, सबको क्लैरिटी है। चलिए चलिए, तो अगर मैं निकालू, ये बोलना चाह रहे कि Sn जो है वो है 15। क्या Sn 15 बोला है, S इंफिनिटी 15 बोला है? ध्यान से चलिए, ध्यान से चलिए। 15, S इंफिनिटी 15, यानी कि हमने अभी कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, A अपॉन, ये आ गया 15। ये क्लैरिटी है सबको, ये क्लैरिटी है। अब क्या बोले, उनके स्क्वायर्स, यानी कि अगर A प्लस AR इसका सम इनफाइनाइट तक 15 है, तो वो कहना चाह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, इनका सम क्या है 45। कहां तक, इन्फिनिटी तक, वो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर अगर इसका एस इंफिनिटी ऐसे लिखा तो इसका एस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। बोलो ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये इसका फर्स्ट टर्म है, और आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि दोनों के बीच के रेशियो, हर टर्म के बीच का कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर है। तो हमें ये भी दे रखा है, क्या है 45। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो इक्वेशंस। पहला तो ये वाला है भाई, पहला तो ये वाला है भाई, और दूसरा कौन सा है भाई, ये वाला है भाई। चुंबक चिपक रहा है क्या, यहां तक टाइमलाइन डालो और लिखो चुंबक चिपक गया सर, ठीक है। चलो, तो अब क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर है 45, यहाँ ए अपॉन 1 माइनस आर है। अब दोनों को सॉल्व करना है, हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो थोड़ा सा ऊपर वाले को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, बेस्ट तरीका। देखो कैसे स्क्वायर होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर क्या दे रखा है, ए अपॉन 1 माइनस आर क्या दे रखा है 15, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है 15 इंटू 15 कितना होता है, कैसे निकालोगे, टेबल नहीं याद है, 15 10 जा 150, 15 5 जा 75, 150 प्लस 75 225। समझ में आया, नहीं आया सर, ये कैसे कर दिया यार आपने, कैसे किया, अब नहीं पता, टेबल याद रखो, नहीं तो ये वाला तरीका समझे तो ठीक। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 3 ही है भले, लेकिन हमें 2 और 3 का यूज करना। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, हमारे पास 2 है 3 है, क्या करोगे, डिवाइड कर दो ना यार, ए स्क्वायर कट जाएगा, देखो ए स्क्वायर कट जाएगा, आओ कर दे। तो क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 2 क्या है भाई, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ये कितना है 45, और नीचे में क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये कितना है 225। क्लैरिटी आई क्या, क्लैरिटी आई क्या यहां तक। तो क्या करोगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये बना लेगा आपको 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, तो 1/5 आ जाए। क्लैरिटी है क्या, ये कैलकुलेशन की क्लैरिटी है, बिल्कुल होनी चाहिए, चुंबक चिपकते रहना चाहिए। तो 5 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा 5 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। क्लैरिटी है, तो यहां से देखो क्या आएगा 5r स्क्वायर, उधर से माइनस आर स्क्वायर मिलके क्या बनेगा 6r स्क्वायर, यहां से माइनस का 10r आएगा, ठीक है, माइनस का 10r, यहां से प्लस 5 और इधर आके माइनस का 4 बना लेगा, सॉरी प्लस का 4। देख लो 5 माइनस 1 4, 5r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 6r स्क्वायर और माइनस का 10r। क्लैरिटी है, चलो थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, यहां से क्लैरिटी से दिख रहा है 3 2 जा 6, और यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है माइनस का 5r, तो किस तरीके से आएगा, यहां पे किस तरीके से खोलना पड़ेगा, देखो यहां पर 5 प्लस 5r स्क्वायर माइनस 10r, और उधर से आया तुम्हारा माइनस 1, प्लस का 4 बनाया, उधर से माइनस का r स्क्वायर आया, तो ये 6r स्क्वायर बना, 2 से डिवाइड करा 3r स्क्वायर माइनस का 5r प्लस का 2, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया ना पूरे साइड पे, तो 3r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। तो आइए इसको थोड़ा सा खोल कर देखते हैं कैसे खुलेगा, ये बताइए कैसे खुलेगा, कोई आइडिया किसी को कैसे इसको हमें ओपन करना है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 1 माइनस आर स्क्वायर आया था वहां से, कहां से, इस वाले से, ठीक है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ऊपर गया था, 45 5 जा ही क्या होता है 225 होता है। यहां तक क्लैरिटी है, चलिए ठीक है। अब क्या होगा,
ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? पॉसिबल भी है क्या? नहीं है ना पॉसिबल भाई। क्या लोगे, क्या लोगे, बोलो ना भाई। कोई कोई कमेंट सेक्शन में लिखो क्या करना है, क्या करना है। सर ये करिए, अरे ऐसे कर लो ना भाई। कंफ्यूज है बच्चे, सर क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे। आ गया 3 -3 और -2 ये दोनों फैक्टर्स होंगे। तो बस इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, मैं यहां पर इसको, इस चीज को लिख देता हूं। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं तो 3r² - 3r - 2r + 2 = 0 दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख ही रहा होगा भाई। तो यहां से 3r कॉमन ले लेंगे, r - 1 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, r - 1। तो 3r - 2 और r - 1। तो यहां से r क्या आ गया 1 और r क्या आ गया 2/3। ये केस पॉसिबल है क्या? अभी तो डिस्कस किया r को क्या होना पड़ेगा, <<1। तो r = 1 वाला केस चला गया, r = 1 वाला केस चला गया। तो क्या है, r = 2/3। हमारे पास r = 2/3 आ गया। यहां पे हमें r मिल गया क्या 2/3। और यही क्या है आंसर। इन्होंने हमसे पूछा था सीरीज, लेकिन हमारे पास r आ गया भाई। यहां पर ले जाके रख देंगे, a/1 - r = 15। कर दूं क्या? चाहिए a की वैल्यू चाहिए, आ जाओ आ जाओ, कर लो, इसको भी कर लो। तो a/1 - r = 15 और r क्या आया है, देखो यहाँ पे r क्या आया है 2/3। तो यहां से क्या होगा a/1 - 2/3 = 15। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3 - 2 1, 3 ऊपर चला जाएगा, 3a = आएगा 15। तो a क्या आ जाएगा 5। हो गया, सोल्यूशन है आपके सामने, पूरा सोल्यूशन आपके सामने। एक अच्छा क्वेश्चन, 2 पेज लगे लगभग, 1.5 पेज लगेगा अगर आप कॉपी पे करोगे तो। और सिंपल सा आंसर आ गया। a कितना आ गया 5, आपका r कितना आ गया 2/3। आपको सीरीज लिखनी है, आप लिख सकते हो। क्लैरिटी है? चलिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये है क्या सर? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फट से समझते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर आप मुझसे सिंपल शब्दों में पूछोगे तो दैट इज एक्चुअली में 1/AP। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया क्योंकि थोड़े से चेंजेस आते हैं, लेकिन दैट इज बेसिकली 1/AP। दैट इज बेसिकली 1/AP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को निकालना है तो उसको डायरेक्टली क्या लिखोगे 1/AP। क्या होता है सर बेसिकली ये देखिए, एपी के केस में आप क्या करते हो, एपी के केस में क्या करते हो, a + d, a + 2d एंड सो ऑन, राइट। तो यहां पे एचपी के केस में क्या होता है, एचपी के केस में होता है 1/A, 1/A + d, 1/A + 2d एंड सो ऑन। बस यही फर्क है। यानी कि इस बार अगर उल्टा कर दोगे एपी का तो वो किस में होगा, एचपी में होगा। या ऐसा कह लो, अगर एचपी को उल्टा कर दोगे तो वो टर्म्स एपी में आ जाएंगे। दैट इज द सोल डिफरेंस बिटवीन एचपी एंड एपी। इवन अगर आप उसका जनरल टर्म का बात करोगे तो टीएन ऑफ एपी क्या होता है बताइए, a + n - 1 * d होता है। तो एचपी का पता है क्या होता है, ये उसका इतना उल्टा है कि एचपी का एक्चुअली में हो जाता है 1/A + n - 1 * d। देख लीजिए, देख लीजिए, ये है जनरल टर्म ऑफ अ एचपी एंड जनरल टर्म ऑफ अ एपी, एग्जैक्ट रेसिप्रोकल। दैट्स व्हाई ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात अगर आप इसको ऐसे लेकर सॉल्व करोगे, ना कोई फॉर्मूला याद रखना है, ना कोई टर्म याद रखना है, ना कोई सम याद रखना है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्लैरिटी आ गई यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? चलिए थोड़ी सी और बात करेंगे एचपी के बारे में। एचपी के बारे में यही बात करना है, कुछ हार्मोनिक मेन इसका जो है वो इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोग एएम, फिर जीएम, फिर एचएम पढ़ेंगे, वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। लेकिन एक बार और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि जो एचपी है दैट इज एक्चुअली में 1/AP। चलिए इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 1/AP। और अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ही क्या होता है, एपी होता है, या एपी का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी होता है। अब यहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एचपी को हम किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सा है। अगर वही चीज मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं कि अगर एपी में टर्म्स हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन, तो एचपी में कैसे होंगे वो टर्म्स बताइएगा, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D एंड।
सो बेसिकली अगर कभी भी आपके पास कोई रेसिप्रोकल में कोई टर्म्स हो या फिर आपके पास कोई नंबर ऑफ टर्म्स हो, आप उसको पलट कर उसका डिफरेंस देखिए, अगर डिफरेंस आ गया इक्वल, मतलब वो बाजू बाजू वाले टर्म्स में, एडजेसेंट टर्म्स में, तो यानी कि वो एक एपी है और उसको पलटने पे हमें क्या मिलेगा, एचपी मिलेगा। यहां तक क्लैरिटी है। अब बढ़ेंगे एएम जीएम एचएम की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने नोट्स बनाते रहिए तभी मजा आने वाला है। चलिए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर? अरिथमेटिक मीन कुछ नहीं होता है। अरिथमेटिक मीन देखिए, अगर आपके पास 3 नंबर है ए बी सी, तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बोलो एग्री करते हो? ये क्या कर रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस कॉमन होगा ना भाई, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म इज इक्वल टू आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, यही किया है। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो यहां से b क्या आ जाएगा, a प्लस सी बाय 2। बस यही क्या है आपका अरिथमेटिक मीन। बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। समझ रहे हो क्या, एवरेज। एवरेज देखो, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना। मैं आपसे कहूंगा कि क्लास में 10 बच्चे हैं तो हम उन 10 के मार्क्स जोड़ के 10 से डिवाइड कर दोगे, यही होता है, यही होता है, बस यही है अरिथमेटिक मीन और कुछ नहीं, एवरेज निकालना। सो इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आता है, 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर है तो b माइनस है, बेसिकली आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म इज इक्वल टू आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कर देते हैं, तो वहां से आपको एवरेज निकल के आ जाता है। चलिए अब बढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या है भाई? अब ज्योमेट्रिक मीन भी कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपके पास 3 नंबर है ए बी सी, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फिर से कॉमन रेशियो इक्वल करना है, तो c बाय बी इज इक्वल टू बी बाय ए। यही तो करते हैं ना भाई, कॉमन रेशियो। देखो कॉमन रेशियो, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म इज इक्वल टू आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या फिर b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। देख लीजिए, देख लीजिए, बस यही क्या है आपका। पीछे देखिए क्या किया था हमने वही तो किया था, कॉमन डिफरेंस को इक्वल किया था, कॉमन डिफरेंस को। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन, चलिए थोड़ा सा इंग्लिश लिख देते हैं, व्हेन 3 नंबर्स आर इन एपी देन मिडल नंबर इज ए एम ऑफ दोज 3 नंबर्स। अगर 3 नंबर एपी में है तो जो मिडल नंबर है वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा उन 3 नंबर्स का। Similarly, when 3 numbers are in GP, then middle number is GM of those 3 numbers। देखिए मिडल नंबर ही आया ना, मिडल नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट AC। बेसिकली मिडल नंबर या फिर ऐसा कहिए आगे वाला और पीछे वाला, फर्स्ट और लास्ट का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा, GM। अब हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन भी समझना है। कैसे आएगा सर हार्मोनिक मीन? कुछ नहीं है भाई, अभी हमने AP के लिए क्या पढ़ा था, AP के लिए क्या पढ़ा था, A प्लस C, सॉरी एक सेकेंड, B इक्वल टू A प्लस C बाय 2। तो यहीं पर अगर HP के लिए जानना होगा तो क्या करना है, देखो यहां पे उल्टा हो जाता है ना भाई, उल्टा हो जाता है ना, तो बस वही करना है, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी बाय 2। लेकिन ये इसका जनरल फॉर्म नहीं है, ये इसका मतलब मेन यूज वाला फॉर्म नहीं है। यूज वाला फॉर्म इसको थोड़ा खोलने के बाद आता है, 2 बाय बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन ए सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2AC अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। आ गया वापस से जो हमारा मिडल टर्म था हम उसके टर्म्स में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है, 2AC अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू बी। तो ये इसका मोस्ट यूज फॉर्म है। तो कभी भी 3 नंबर हमारे पास हो, 3 नंबर हो A B C, तो उसका मिडल टर्म के इक्वल करके हम उसका क्या लिखते हैं, AM यानी कि अरिथमेटिक मीन, GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, और HM यानी कि हार्मोनिक मीन। क्लैरिटी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अगर आ गई है तो चुंबक चिपक गया कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, बिना सोचे समझे लिख दो लिख दो लिख दो। समझ आया? तो ये चीज समझ आ गई कैसे निकाला हमने AP, HP और GP के लिए हमने क्या निकाला, AM, HM और GM रिस्पेक्टिवली। चलिए अब बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी के आगे, AM, GM, HM इनइक्वालिटी। ये क्या होती है सर, AM, GM, HM इनइक्वालिटी ये क्या होती है सर? देखिए क्या होती है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं एक जनरल फॉर्म में,
चलिए वाइट ही ले लेते हैं। अगर am आपको पता है क्या होता है, a प्लस c/2 होता है, ठीक है, लेकिन वो तो 3 नंबर के लिए, सर आपने तो 3 नंबर के लिए पढ़ा है। अगर सर 3 से ज्यादा नंबर हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस b प्लस c प्लस d जितने नंबर है उसको लिख लो tn, जितने n है डिवाइड कर दो किससे? n से, ये आ जाएगा क्या? am, ठीक है। वहीं पर सर जीएम में क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करना है जीएम में मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी से लेते देते tn तक उसका पावर चढ़ा दो 1/n। वहां पे 2 ही नंबर थे, ए और सी 2 ही नंबर थे, तो इसीलिए कि पावर अंडर रूट हो गया था 1/2, 2 नंबर थे तो 1/2, n नंबर होंगे तो 1/n। यहां पर पिछले केस में 2 ही नंबर थे, a प्लस c/2, 2 ही नंबर थे, a और c 2 नंबर थे तो डिवाइडेड बाई 2, 3 नंबर होते तो a c d/2। यहीं पर क्या हुआ? n नंबर है, a प्लस b प्लस c प्लस टिल nth टर्म तक है तो n से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर बताओ hm के लिए लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे? उसमें क्या था? ac अपॉन a प्लस c, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? nac यानी कि nabc टिल tn अपॉन a प्लस b प्लस c टिल tn। बोलो क्लियर है? वहां पे क्या था? वहां पे ए सी थे, 2 ही नंबर थे ए सी, तो हम लिख पा रहे थे ए सी अपॉन ए प्लस सी, 2ac था। देखो ध्यान से पीछे चलो, 2ac अपॉन ए प्लस सी, क्यों? क्योंकि 2 ही नंबर थे तो 2 आ गया। अगर n नंबर होंगे तो nac आएगा, nabcd जो भी है टिल, तो ये क्या एक तरीके से इन दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन थे तो यहां ऊपर में मल्टीप्लीकेशन है, और यहां पे एडिशन था तो यहां नीचे में एडिशन, और n आएगा एक बाहर में, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स यू आर यूजिंग इन hm। छूटने वाला था, गिरने ही वाला था ये। चलिए अभी लेक्चर लंबा है, बैठे रहिए, आपका नहीं छूटना चाहिए। क्या? चुंबक चिपकना चाहिए। अगर ये छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुंबक नहीं चिपकना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। चलिए am gm hm इनइक्वालिटी। अब सर इनइक्वालिटी क्या है ये बताइए? आपने बता तो दिया, ठीक है सर ऐसे लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पहले तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि जो am होता है, जो gm होता है और जो hm होता है, इनमें एक रिलेशन होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है सेम नंबर्स के लिए। देखिए हम जो कंपैरिजन करते हैं, वी कैन ओनली कंपेयर फॉर सेम सेट ऑफ नंबर। अगर मुझे कोई एक सीरीज दे दे, बोल दे कि ए बी सी डी ई, और बोल दे इसका am gm hm को कंपेयर करो, तो हम सीधा कंपैरिजन कैसे करेंगे? एक इनइक्वालिटी के थ्रू, जो कि ये कहता है कि am will always be greater than or equal to gm, which is always greater than equal to hm। बस ये है इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई मेंस में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, ये या फिर ये क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है, यही है। बहुत अच्छा यूसेज है इसका। एक क्वेश्चन मैंने लिया है इस पे, आपको बहुत मजा आएगा वो क्वेश्चन करने में। इसके जस्ट बाद वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन am gm hm ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ग्रेटर देन का भी साइन है। क्लियर है? ये इनइक्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि am will always be greater than equal to gm and gm will always be greater than equal to hm। चलिए करे क्वेश्चन टाइम आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन टाइम आ चुका है। चलिए मजा आने वाला है, चुंबक चिपक गया कमेंट हो जाना चाहिए। ओके आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे साथ पढ़िए हमारे तरीके में। an प्लस bn अपॉन an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिंपल, हमें दे दिया है एक तरीके से एक इक्वेशन दे दिया है, बोला है कि ये किसके इक्वल है? am के इक्वल है a और b के बीच के। तो a और b के बीच का am क्या होगा बताइए बोलिए। a प्लस बी बाय 2। ये कितने बच्चे मानते हैं? सब मानेंगे ना भाई, अभी तो पढ़ा यार। नहीं मान रहे हो, कह रहे हो सर नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानोगे? तो an प्लस बी एन अपॉन an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। क्लियर है? ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी बाय 2 के। बस हो गया। थोड़ा इधर थोड़ा उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए ध्यान से,
थोड़ा सा मैनिपुलेशन अच्छा है इसका, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, AIEEE का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखने में इजी लग रहा है, इसका फर्स्ट स्टेप इजी लग रहा है, लेकिन इसको जब मैनिपुलेट करेंगे तो टफ हो जाएगा। प्लस 2bn इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये इधर जाएगा। चलिए समझ में आया। तो यहां से क्या आएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे, 2an प्लस 2bn, इसको अंदर भेजेंगे तो an माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 है कि an बाई a लिखा हुआ है, a से a कटेगा, an आएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, a इंटू बी की पावर n माइनस 1, फिर ये उधर चला जाएगा तो ये क्या बना लेगा, bn प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1। देखिए एक बार खोल के देखिए, यही बनेगा, 100% यही बनेगा। चलिए उसके बाद क्या होगा, ये 2an लिखा है, इधर an लिखा है, यहाँ 2bn लिखा है, इधर bn लिखा है, इसको थोड़ा इधर ले आइए, an प्लस bn इज इक्वल टू a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, an प्लस bn इज इक्वल टू क्या है, देखिए a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस बी ए की पावर n माइनस 1, तो a b की पावर n माइनस 1 प्लस बी ए की पावर n माइनस 1, दोनों को इस साइड ले आइए, देखिए लाइए, an माइनस माइनस, देखिए इसके साथ आपको क्या लाना पड़ेगा, ये वाला बी ए की पावर n माइनस 1 लाना पड़ेगा। क्यों क्यों सर, क्योंकि सर मुझे दिख रहा है मैनिपुलेशन हो सकता है इजीली। अब ये ले आइए इसके साथ, ये दोनों इसके साथ साथ आ गए, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, इसमें से सर क्योंकि मुझे a की पावर n माइनस 1 कॉमन दिख रहा है तो मैं ले लूंगा कॉमन, तो यहां बचेगा a और यहां तो b ही बचेगा, प्लस यहां से b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लूंगा सर, तो यहां b बचेगा और यहां a बचेगा सर। ये देखो, अगर यहां से मैं माइनस बाहर निकाल लूं, अगर मैं यहां से माइनस थोड़ा सा बाहर निकाल लूं, देखिए देखिए यहां से अगर मैं थोड़ा सा माइनस बाहर निकाल लूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। तो बेसिकली अंदर में क्या लिखा हुआ है, अंदर में क्या लिखा हुआ है, देखिए इधर भी a माइनस बी है और इधर भी a माइनस बी है, तो जब कॉमन ले लेंगे a माइनस बी तो यहां से आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यानी कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, क्योंकि हमें n निकालना है तो हम इस वाले को 0 करके देखते हैं। तो थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, यहीं पे ले लेता हूं, तो a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। ये सब लोग मानते हो, पीछे वाले इक्वेशन से ही लिखा है मैंने, देखो कहां गया, ओ ज्यादा ही पीछे चले गए हम। ओके, ये वाला इक्वेशन से लिखा है मैंने, इस वाले इक्वेशन से, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इससे तो आ गया इक्वल टू b, इसका कोई काम नहीं, हमें तो n चाहिए तो हम इसको इक्वल कर देंगे। तो यहां से ओए होए होए क्वेश्चन रिवील हो गया। ओके, तो a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। और हल्का सा दिमाग और लगाएं, अगर हल्का सा दिमाग और लगाएं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाके पॉज करके रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, b की पावर n माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं a बाई बी की पावर 0 0। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है a बाई बी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी की पावर क्या 0 0। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो यहां से n क्या आ जाएगा 1। यही है क्या आपका आंसर। देखिए देखिए, अच्छा सवाल नहीं है क्या, अच्छा सवाल नहीं है क्या, इस पे क्या भाई 2-2.5 पेज लग गए सवाल करने में, और एक अच्छा मैनिपुलेशन का सवाल है। ठीक है, लॉजिक तो लगा ही, a प्लस बी बाई 2 am का सवाल तो लगा ही, बट जो मैनिपुलेशन हमने किए वो कितने प्यारे थे। देखिए सिंपल सुंदर सवाल। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दे दिया है, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर जब भी मिनिमम वैल्यू, एक अच्छा वर्ड है मिनिमम वैल्यू, ये जानने के लिए कि जब भी एपीजीपी या कुछ भी ऐसा सवाल दिखे जहां पे मिनिमल वैल्यू पूछे, जहां पे मिनिमल वैल्यू पूछे, समझ जाना क्या कि ये सवाल है किसका, इनइक्वालिटी का। ये सवाल है किसका, इनइक्वालिटी का। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई वाई प्लस अंडर रूट वाई बाय जेड प्लस क्यूब रूट जेड बाय एक्स। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। तो जब हम निकालेंगे इसका क्या, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा,
ये देखिए ये ऐड में है तो हमें दिख रहा है कि किसी चीज का एम है, किसी चीज का एम है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। समझ में आया, समझ में आया, ये क्लैरिटी आ गई, ठीक है। तो यहां से एम इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो अब हमें क्या करना है, देखिए देखिए ध्यान से, ये वाले को थोड़ा सा तोड़ के लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा तोड़ के लिखना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स बाय वाई प्लस हाफ y बाय z का अंडर रूट प्लस हाफ अंडर रूट y बाय z प्लस प्लस इसको लिख दूं 1/3 क्यूब रूट ऑफ z बाई एक्स प्लस 1/3 ऑफ क्यूब रूट ऑफ z बाई एक्स प्लस 1/3 ऑफ क्यूब रूट ऑफ z बाई एक्स। बोलो बोलो, ये चीज क्लैरिटी है क्या, ये चीज क्लैरिटी है क्या? ये मैंने लिखा am, इसको इसी चीज को थोड़ा तोड़ के लिखा है, इसको 2 बार हाफ कर दिया, उसको 3 बार कर दिया, क्यों? क्योंकि इस पे क्यूब रूट है। अभी मुझे पता है कि राइट साइड में जब मैं ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है am वाला पार्ट। अब मुझे पता है जब मैं gm वाला पार्ट लिखूंगा ना, देखो अभी यही लिख देता हूं gm वाला पार्ट। देखो जब gm वाला पार्ट लिखूंगा ना तो मुझे सेम नंबर यूज करना है, मैंने क्या बोला था, इट विल ऑलवेज बी अप्लाइड फॉर द सेम सेट ऑफ नंबर्स, तो यही नंबर लेने पड़ेंगे। तो जब मैं ये लूंगा ना x बाय वाई इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, बोलो ये मानते हो, हाफ हाफ सॉरी 2 ही हाफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्या है, ओए होए होए होए, आज तो होली हो गई चलो 2 ही हाफ है, ठीक है। और ये अंडर रूट वाई बाई जेड और इंटू अंडर रूट वाई बाई जेड, ये क्या हो जाएगा मिलके वाई बाय जेड इंटू, देखो 1/3 1/3 1/3 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, और ये तीनों नंबर मिलके क्या होंगे, z बाई एक्स जेड बाई एक्स जेड बाई एक्स, ये बन जाएगा z बाई एक्स। और अब आएगा पूरे पे क्या, पूरे पे क्या, एक 1/n, एक 1/n, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या आएगा 1/, ये मानते हो, ये जीएम वाला पार्ट है, ये जीएम वाला पार्ट, ये एचएम वाला था, ये जीएम वाला है। देख लिया देख लिया देख लिया। तो ये जब ऐड होंगे तो यही चीज बन जाएगी, एम वाला पार्ट जब ऐड होगा तो यही चीज बन जाएगी ना भाई, बोलो एम ग्रेटर देन जीएम लगाएंगे तो ये वाला जो है ये तो फंक्शन वही आ जाएगा एफ एक्स वाई जेड। बात होने वाली है ज्यादा अब किसकी, ये जो नीचे में नंबर्स है, तो ये जब नीचे में नंबर्स तुम ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स से कहां गया एक्स, ये रहा, y से कहां गया y, ये रहा, z से कहां गया z, ये रहा, तो अंदर बचेगा क्या 1/4 इंटू 1/27, यही 2 नंबर बच रहे, देखो 1/4 और 1/27, तो यहां क्या बचेगा 1/4 इंटू 1/27 की पावर 1/6। क्लैरिटी है, बस अब क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ये 1/2 स्क्वायर है, वो 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 की पावर, देखो 1/3 इंटू ये कितना है 3 क्यूब है, 3 क्यूब है, तो 1/3 की पावर क्या आ जाएगा 1/2। आ गया तुम्हारा आंसर। क्या पूछा था, यही तो पूछा था, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या है मिनिमम वैल्यू ही तो है। देखो मैं फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा और जी मेंस में पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें क्या बोला, एक फंक्शन दे दिया और बोला कि बता इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। हमें पता है कि एम जीएम से हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलता है, तो अगर हम ये ऐड में है तो हम इसको एम मान सकते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा के राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते। अब मुझे चाहिए था कि मैं किसी तरीके से इसको थोड़ा तोड़ के लिखूं, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार लिखा क्योंकि इस पे पावर 1 था, इसको 2 बार लिखा क्योंकि इस पे पावर 2 था, इसको 3 बार लिखा क्योंकि इस पे पावर 3 था, मतलब 1/3 था, इस पे 1/2 था, तो 2 बार लिख दिया। उससे क्या हुआ, हमें एम मिल गया जो कि लेफ्ट साइड था, एम ग्रेटर देन जीएम का लेफ्ट साइड था। तोड़ के लिखा तो वही चीज ना, और नीचे क्या किया, उन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने बोला था एम जीएम विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल फॉर व्हाट, सेम सेट ऑफ नंबर। मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका पावर हाफ हाफ मिलके 1 बना लेगा, ईजी हो जाएगा। इसको 3 बार लिखा क्योंकि 1/3 1/3 1/3 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने वही चीज करी, वो करने के बाद हमें सब कट गया और हमें मिला क्या, ये चीज। तो हमें फंक्शन मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू ये चीज। तो हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है वो हमेशा या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा ही होगा, यानी कि सबसे छोटा ये कब हो सकता है, जब ये इसके बराबर हो जाए। तो यही तो है मिनिमम वैल्यू, बस सिंपल, यही तो किया और कुछ नहीं किया। समझ में आया क्या?
तो ये था आज का बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत प्यारा लेक्चर। अब आ गए हैं घर की दाल पे। सबसे पहले मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं और आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली दिख रहा है, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि आपको दिख रहा है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हर बार की तरह घर की दाल का आंसर कैसे देना है, क्या है, घर की दाल ए बराबर, ऐसे ही तो देते हैं आंसर इसका, याद है आपको, घर की दाल ए बराबर, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा ए, मान लीजिए इसका आंसर आता है 4, 10, 35, तो आपको लिखना है घर की दाल 4, 10, 35 जो भी आएगा बराबर। तो ऐसे आंसर देते हैं घर की दाल का। और चुंबक तो हमेशा चिपकते रहना चाहिए। ये है मेरा तकिया कलाम और आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें हर बार की तरह बता सकते हैं। हम एक से एक स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और बहुत सारी वीडियोस ला रहे हैं। उसके अलावा प्रतिज्ञा सीरीज, पंगा सीरीज, मिनी कॉन्सेप्ट सीरीज, टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत जल्दी हमारे बाकी एजुकेटर्स लाने वाले हैं, मैं भी लाने वाला हूं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। आई होप आपको काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।